नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com का स्पेशल पॉलिटिकल शो पोल पंच। पूरे देश भर में चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस बीच हम महाराष्ट्र की राजनीति समझेंगे। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, इसका पूरा गणित समझेंगे। हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण चौबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में, बहुत महत्व रखती हैं। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी यहाँ पर? ब्रिज, मैं आपको एक बात बताऊं कि महाराष्ट्र इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल ऑपोजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये उन 3 स्विंग स्टेट्स में माना जा रहा है लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि जिनके जो परिणाम जो है वो जिस तरफ जाएंगे उधर की जो है उस पक्ष को मजबूती देंगे जी। तो स्विंग स्टेट में जैसा मैंने कहा कि 3 स्टेट आते हैं। हाँ। उसमें महाराष्ट्र जो है पहले नंबर का स्टेट है क्योंकि इसमें 48 सीट्स हैं। हाँ। और आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं। हाँ। और बिहार में 40 सीट है। तो सबसे ज़्यादा नंबर स्विंग स्टेट्स में से इसका है। यहाँ की लड़ाई इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछली बार जो अलायंस साथ में लड़ा था और जीता था, शिवसेना और बीजेपी, उन लोगों ने एक तरह से स्वीप किया था। हाँ। 23 और 18 सीट, 41 सीट इन लोगों ने जीता था। एक तरह से मैंडेट उन लोगों के पास पूरा था। तो उस तरह से स्वीप करने के बाद में जो इस बार लड़ाई हो रही, इस बार बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई हो रही। मैं आपको कहूँगा कि इस बार जो है 3 कारण है। देखेंगे कि आप जो कंट्राडिक्शंस हैं वो विभिन्न पार्टीज के बीच में, अलायंसेज के बीच में, और उसके बाद जो ओवरलैपिंग ऑफ सोशल बेस है। सोशल कंट्राडिक्शंस मैं पहले समझा दूँ। कंट्राडिक्शंस ये है कि बीजेपी का जो अलायंस है वो इंटैक्ट है। उसके साथ में एकनाथ शिंदे का शिवसेना से टूट के आना, उनका सोशल बेस एक है। तो आइडियोलॉजिकल जो है वो लड़ाई हो रही है बीच में और सोशल बेस एक है। तो वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति है। दूसरा कन्फ्यूजन आप देखेंगे कि एनसीपी का है। शरद पवार की पार्टी टूटी, उनके भतीजे अजित पवार बीजेपी के साथ में आए। सोशल बेस एक है कि नहीं, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट काडर्स का एक रहा है। उसके बाद उनके बीच कॉन्ट्रडिक्शन, लड़ाई चल रही है। और उसके बाद तीसरी बात है पॉलिटिकल लिगेसीज की लड़ाई। पॉलिटिकल लिगेसी ये है कि शिवसेना की लिगेसी को कौन इनहेरिट करेगा। एकनाथ शिंदे को जो है सिंबल तो मिल गया है, लेकिन लिगेसी जो है बाला साहब की जो है लिगेसी वो है उद्धव के साथ जाती है। और दूसरी इसी तरह से जो है शरद पवार की लिगेसी जो उनकी बेटी की तरफ जानी थी, उनके साथ में रहनी थी एनसीपी की, वो जो है उसके लिए लड़ाई हो रही है कि उसको कह रहे हैं कि उसके जो सही वारिस या यूँ कहा जाए कि उस एनसीपी के जो है एक तरह से देखा जाए तो वाकई के लीडर जो है, मतलब आने वाली समय में जो लीडर हैं वो अजित पवार है। तो इस तरह के कंट्रडिक्शन के बीच में एमवीए महाविकास अघाड़ी और महायुति में बीजेपी है और उसके साथ में एक साथ एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है। तो इस तरह के जो है, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति इस बार बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। और आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा जो है एक आंदोलन और चल रहा है। एक आंदोलन चल रहा है मराठा रिजर्वेशन को लेकर। मनोज जरंगे पाटिल जो है मराठवाड़ा रीजन में जो है मराठों की बात कर रहे हैं कि उनको जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो तकरीबन 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, और इतनी ही तकरीबन 8 ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिनके बीच में चल रहा है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो कि आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से समृद्ध है। और जो बीच का बीड का एरिया सबसे गरीब एरिया माना जाता है, जो कि मराठवाड़ा रीजन में, वहाँ से जो सप्लाई होती है काम करने वाले लोगों की, कामगारों की, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ से होती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है उसको लेकर लड़ाई हो रही है कि मराठा लोग जो है काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि समीकरण पूरा बदल गया। पहले एक शिवसेना थी, अब वो 2 हो गई। पहले एक एनसीपी थी, अब वो 2 हो गई। तो कैसे होगा ये सब पूरा? तो मैंने कहा ना कि जैसे जिस तरह से इसीलिए इस कंफ्यूजन की स्थिति में किस तरफ जाएगा अगर और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगर वो अलायंस जीतता है तो उसमें जो अलायंस हारेगा वो हमेशा के लिए किनारे हो जाएगा, राजनीतिक रूप से फ्रिंज पे चला जाएगा। शरद पवार जो जिस उम्र के 80 साल के ऊपर से उनकी उम्र है, जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, उनके हारने का मतलब, कांग्रेस के साथ में अगर उनका अलायंस हारता है तो इसका मतलब अजित पवार आने वाले समय के एनसीपी के निर्विवाद नेता हो गए। तो वो राजनीतिक पटल से हट गए। तो इस तरह से कांग्रेस कमजोर जबरदस्त रूप से हो जाएगी अगर उनके साथ का अलायंस एमवीए हारता है। लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे कि जहां सीट, जैसे ये जो इस फिफ्थ फेज में यानी 5वीं फेज में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है। तो इस पांचवें दौर में चुनाव के जो सीट्स 13 सीट्स हैं, 13 सीट में कुछ सीट बहुत अहम है।
हाँ, जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके पहले थाने सीट की बात करें। थाने में कुछ सीट जो मैंने सोचा कि बात करते हैं, उसमें धुले है, नासिक है और पालघर और थाने, ये 5 सीट हम लोग बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि धुले सीट पे जो है आप बीजेपी जो है 2009 से जीतती रही है। तो एक तरह से धुले सीट पे उनका एकाधिकार रहा है। और उसमें जो है वहाँ पर जो एसटी और मुस्लिम पॉपुलेशन, आप देखेंगे कि इन सब सीट्स में जो है शेड्यूल ट्राइब जो कह रहे हैं कि वहाँ के महाराष्ट्र में जो ट्राइब्स हैं उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ तकरीबन 18% के करीब एसटी है और मुस्लिम भी 18% है। तो वहाँ का जो है अगर एमवीए की तरफ मुस्लिम, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार का वोटिंग पैटर्न में आप देखेंगे जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर्स मेजॉरिटी में हैं वो कांग्रेस की तरफ इन मास जा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस और शिवसेना का, जबकि शिवसेना के साथ कॉन्ट्रडिक्शन रहा है, शिवसेना के साथ में मुस्लिम वोट बैंक नहीं जाता था। ये भी एक एसिड टेस्ट होगा, ये भी एक टेस्ट होगा कि कांग्रेस के साथ रहने पर क्या शिवसेना की स्वीकार्यता हो जाती है मुस्लिम वोटर्स में। अगर ऐसा है तो वो जो है उनके बीच तरफ जाएगा। अगर उधर जाता है तो कांग्रेस वाले लेड इंडिया अलायंस को जो है यानी एमवीए को फायदा मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि जो हम लोग उसकी बात कर रहे थे, नासिक की बात करें, नासिक बहुत धर्म स्थल है। वहां पर जो है आप जानते हैं कि शिव का केंद्र है शिव, तो वो वहाँ धार्मिक रूप से एक तरह से देखा जाए तो एक इमोशनल इशू भी हो सकता है। वहाँ बीजेपी ज़्यादा जुड़ती है अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ। वहाँ भी आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट की 13% है। शेड्यूल ट्राइब वहाँ बहुत ज़बरदस्त जनसंख्या, 18% वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स की भी जनसंख्या है। और मुस्लिम जो है 6.4 है। लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि ये शिवसेना का गढ़ रहा है। 14 और 19 के चुनाव में जो है शिवसेना जीतती रही है और तकरीबन अच्छे अंतर से 50% से ऊपर के वोट बैंक उनका रहा है। तो वहां पर शिवसेना शक्तिशाली रही है पिछले 2 इलेक्शन में। पालघर की बात करेंगे तो पालघर देखा जाए तो पालघर में जो है आप देखेंगे कि सेना जीतती थी 2014 और 19 में। लेकिन आपने देखा होगा कि 19 के बाद जो एमवीए की सरकार बनी उसमें आपने पालघर में जो सेंट्स के साथ लिंचिंग हुई, आपको याद होगा, साधु मारे गए थे। तो उसके बाद शिवसेना को उसकी वजह से जो है हिंदू वोट बैंक के गुस्से का जबरदस्त राष्ट्र स्तर पे सामना करना पड़ा। देखिए सर, इसमें एक चीज और है, जैसे थाने, पालघर, कल्याण, ये सब सीटों पर शिवसेना का दबदबा था, लेकिन उसमें खास तौर पर एकनाथ शिंदे का दबदबा रहा है। ये बात इंटरेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि एकनाथ का दबदबा रहा था, यही टेस्ट होना है। क्योंकि इस उसमें जो है आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में तकरीबन जो 15 सीट मिली है उसमें से 13 सीट पे जो है दोनों शिवसेना के पक्ष आमने सामने बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो आइडियोलॉजिकल बेस की, सोशल बेस की और जो लिगेसी को इनहेरिट करने की, ये तीनों फैक्टर वहां पर जो है आपस में आमने सामने है। उसमें कार्डर्स के रूप में उद्धव जी जो है अपना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है, वहाँ एक इमोशनल एंगल है। और यहाँ एकनाथ शिंदे के साथ में ये डबल इंजन सरकार की वकालत कर सकते हैं, परिवारवाद वाला भी रहा, परिवारवाद वाली बात करते हैं, बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। तो और यहाँ ये कह सकते हैं कि हम केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जाहिर सी बात है जो केंद्र के साथ जो जुड़ा होगा, बीजेपी के साथ में जो जुड़ा है, तो उसका जो अपर हैंड बनता है कि हम सत्ता का जो सुविधाएं हैं वो आप तक बेहतर ढंग से पहुंचा पाएंगे। ये एक एज बनता है उनके ऊपर, आप इस तरह से कह सकते हैं। जी। इसमें लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी रही है बीजेपी कार्यकर्ता और जो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता सीट बंटवारे में। जैसे कल्याण की सीट हो गई, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को दे दिया गया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे ये सीट बीजेपी के लोगों को ये तो देखिए किसी भी चुनाव में कई सीटों पर ये हर बार किसी भी चुनाव में इस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी होती है या बड़ी पार्टी होती है वो चाहती है कि जो लायन शेयर हमारे पास आए। लेकिन एकनाथ शिंदे को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई तो लड़नी है और उनकी बहुत बड़ी जीत है कि वो जो इस अलायंस में से 15 सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव। ये छोटी बात नहीं, आप सोचिए कि 15 सीट पे जो है नेगोशिएट, इसका मतलब है कि वो जबरदस्त नेगोशिएटर हैं। अच्छा, उन्होंने जबरदस्त नेगोशिएशन किया और 15 सीट अपने पाले में हथियाना ये छोटी बात मतलब शिंदे के लिए काफी बेनिफिट है। 48 में से 45। जी हाँ, 15 सीट होने का मतलब एक आपने बहुत अच्छी सीट हासिल की अपने नेगोशिएट करके। और आप कन्विंस करने में सफल हो गए हैं बीजेपी को कि हमारा जो है, और आप क्योंकि साथ में तो अजीत पवार की भी सीट्स बननी थी, लेकिन उसमें जो है इनको अपर हैंड दिया गया और उन्हें जो आने वाले असेंबली में शायद दिसंबर में जो है चुनाव होगा, जो असेंबली इलेक्शन, उसमें भी तो इनको अपना अस्तित्व बना के रखना है। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आज के लिए लड़ना है, आने वाले समय के लिए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से हार्ड निगोशिएशन बहुत जरूरी है। और एनसीपी का, क्योंकि वहां भी शरद ही है, 4 सीटों पर आमने सामने, उसमें 2 सीट ऐसे हैं
जिसमें तो परिवार वाला भी बारामती वाली बारामती सीट की हम लोग तो हाँ। बात कहें तो वहां पर जो अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार वो हाँ। लड़ रही हैं। हाँ। और आप इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले चुनाव में 14-19 के चुनाव में जो है सुनेत्रा पवार जो है चूंकि एक वो एनजीओ के साथ काम करती रही हैं। हाँ। तो वो सुप्रिया सुले के साथ में लग के जो कंधे से कंधा मिला के ग्रास रूट लेवल पे जो भाभी वहां पर काम करती रही है, उनको सपोर्ट करती रही। हाँ। लेकिन इस बार देखिए परिवार में जब लड़ाई होती है तो इसी तरह से, और लेकिन आप कहेंगे कि वहाँ दो तरह की इमोशनल लड़ाई हो रही है। वो जो मैंने कहा कि एक इमोशनल कार्ड है कि जो पवार साहब यानी एक ही पवार है, शरद पवार और जो अजीत पवार दादा के नाम से जाते हैं। असली जो एनसीपी है वो तो अजीत पवार को ही मिल गई। तो वहाँ पवार वर्सेस पवार एक ही आदमी है, शरद पवार और दादा। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में दादा कहा जाता है ना। हाँ। तो दादा लड़ाई लड़ रहे हैं पवार से, इमोशनल लड़ाई देवर भाभी और ननद के बीच में लड़ाई है। तो देखिए ना कि वहाँ का जो परिवार के बीच में जो है लड़ाई होती है तो कार्डर्स में कंफ्यूजन बहुत होता है। बिल्कुल। अब किसके साथ में बनेगी, अजीत पवार कितने लोगों को खुश कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार उनको अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। हाँ। तो ये इमोशनल मामला भी है और देखा जाए तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी, अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो सुप्रिया जीत जाएंगी कि नहीं? ये कुछ कहा नहीं जा मतलब सकता। मुकाबला है इस बार। मुकाबला जबरदस्त है और मैंने कहा ना कि 3 तरह से है। कॉन्ट्रडिक्शंस जो है, आइडियोलॉजिकल कंट्रडिक्शंस है, सोशल बेस एक है दोनों का। हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ। और लीगेसी को इनहेरिट करना, एनसीपी की लीगेसी को कौन आगे ले जाएगा। हाँ। तो ये 3 तरह की जो लड़ाई चल रही है ये जबरदस्त है वहां पर। हाँ। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात और मैं बताऊं कि एमवीए अलायंस के साथ में जो प्रकाश अंबेडकर जो अलग हुए, उन्होंने अपनी जो बना ली थी वंचित विकास अघाड़ी। वंचित विकास अघाड़ी के साथ में जो है, और आप जानते हैं कि वहाँ जो दलित वोटर्स हैं तकरीबन 13% हैं वो, और उनका नंबर बहुत ज़बरदस्त है। वो 13% किसी भी अलायंस को मदद करता है तो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि प्रकाश अंबेडकर का इस एमवीए से अलग होना, इन लोगों ने देर तक अलायंस नहीं किया, देरी की सीट फाइनल करने में। अगर ये शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि काफ़ी देर बाद फैसला हुआ, अगर इन्होंने शुरू में ही कर लिया होता तो शायद प्रकाश अंबेडकर अगर साथ में रहते महाविकास अघाड़ी के साथ में तो वो अलायंस और मजबूत दिखता। अब वो जो है जयराम पाटिल के साथ में आ गए हैं। हाँ। और पिछली बार आपको याद होगा कि औरंगाबाद की सीट या कौन सी सीट थी जिसपे जी उन्होंने AIMIM के साथ औरंगाबाद से सीट से तो वहां से जो है वो उनका कैंडिडेट भी जीता था ओवैसी साहब का। इस बार जो प्रकाश अंबेडकर शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जयराम पाटिल के साथ में आ गए हैं। एक और वहाँ की ये लोकल जो कोई पार्टी है उसके साथ में मिल गए हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ का और कंफ्यूजन ऐड हो गया है। वहाँ और कंफ्यूजन ऐड, कई स्तर पे लड़ाई हो रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो। शिशुर सीट भी है, उस पर भी एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। यहाँ पर क्या लग रहा है? उस पे अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि उस पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उस पे जिस तरह की लड़ाई हो रही है उस पे वही इन्हीं तीनों बातों को लेकर। शिंदे वाला बता दीजिए आप कि 15 में से 15 सीटें मिली है, कितना लग रहा है, मतलब इस मुकाबले में कितनी जीत पाएगी एकनाथ शिंदे वाली? 15 सीट में से देखिए अगर वो 10 सीट जीत पाते हैं तो एक चमत्कार वाली स्थिति होगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो छलावे वाली बात, धोखे वाली बात, वो है कार्डर एक ही है जो एक साथ में हुआ करता था। अब वो कार्डर जो है बीजेपी के सपोर्ट के साथ में कितना वो जीत पाता है, क्योंकि वोट ट्रांसफर होगा। अगर वोट नहीं ट्रांसफर होगा तो शिंदे फिर जीतने की कई सीटों पर उनकी, मतलब ये जो 10 सीट की मैंने बात कही है ये भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि शिंदे का हिंदू वोट बैंक और बीजेपी का हिंदू वोट बैंक तो दोनों मिलते हैं। तो और साथ में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो है वो जो राज ठाकरे उनकी पार्टी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मन से एकनाथ शिंदे को नहीं सपोर्ट करे, लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी के साथ में वोट उधर जाता है तो इस तरह से एकनाथ शिंदे की स्थिति बुरी नहीं है। अच्छा, स्ट्रांग है अभी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो, लेकिन फिर मैंने कहा यहाँ इतना कंफ्यूजन है महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार, क्योंकि जो जिस तरह के सोशल बेस टकरा रहे हैं उसमें कंफ्यूजन बहुत है। और जो जीतेगा वो आने वाले समय के लिए एक नजीर वाली प्रस्तुत होगी, और जो हारेगा वो बिल्कुल फ्रिंजेज पे चला जाएगा। बीजेपी के साथ तो नहीं, मैं इन तीनों रीजनल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। एनसीपी, शिवसेना इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी आने वाले समय में। जी सर, बिल्कुल समय हो चुका है। इसके बाद एक और बात कह दूं कि मुंबई, इसमें 6 सीट मुंबई की भी आती है। अच्छा, दक्षिण मुंबई भी है। उसमें आप देखेंगे कि मुंबई नॉर्थ है, मुंबई सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट है। तो इसमें 3 सीट बीजेपी जीतती थी, और उसके बाद जो है मुंबई साउथ और मुंबई
साउथ सेंट्रल और साउथ मुंबई, बिल्कुल, और जो साउथ सेंट्रल है, मुंबई साउथ सेंट्रल है और मुंबई साउथ है, और उसके पहले जो एक और सीट आती है मुंबई नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट, इन 3 सीट पे शिवसेना जीतती थी और 3 सीट पे बीजेपी जीतती थी। आपको याद होगा कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ सेंट्रल से अगर मैं नॉर्थ सेंट्रल से ही जो है बीजेपी ने अपनी पूनम जो कैंडिडेट जीतती थी, पूनम महाजन का टिकट काट के उज्जवल निगम को दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उज्जवल निगम का टिकट देना बहुत जबरदस्त संदेश है, ये काफी चर्चा में भी रही है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि, और वो सीट इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाती है, पूनम महाजन जीतती रही थी लेकिन वहाँ 25% मुस्लिम वोट बैंक है। उस कंस्टिट्यूंसी में मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल में जो है मुस्लिम वोट बहुत जबरदस्त है, 25% के पास। उज्जवल निगम का खड़ा होना वहाँ पर, जो कि आपको पता है कि कसाब को जो फांसी दिलवाने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे सरकारी वकील के रूप में, उनका बहुत जबरदस्त, मैं तो कहूँगा उनकी कंट्रीब्यूशन देश के लिए रही है। तो ऐसे आदमी का जो है खड़ा करना बीजेपी ने जो है बहुत देखा जाए तो बहुत कार्ड खेला है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड खेला है, और मुझे लगता है कि उनको वहां से जो है जीत भी हासिल होनी चाहिए। जी, समय हो चुका है, आपने अपनी बात रखी, अब तो नतीजे 4 जून को आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एनसीपी वर्सेस एनसीपी 2 सीट पे और सेना वर्सेस सेना है 13 सीट पे। 13 सीट जो भी नतीजे आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया, धन्यवाद।